स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। सिर्फ स्लीपी की वीडियोस ही देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। मेरा नाम प्राचिता है, मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मेरे नीट में 720 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 है। नीट एग्जाम के अंदर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है। फिजिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है। जब कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों हमारे एकदम अच्छे होंगे तभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो फिजिकल के अंदर जैसे फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वैसे ही फिजिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और साथ ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनके लिए 12th की एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है फिजिकल की। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अंदर एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है जैसे बायो के लिए होती है, और बाकी उनके अंदर नोट से रिवाइज करना चाहिए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए क्योंकि कई बार ऑर्गेनिक में कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं, या फिर इनऑर्गेनिक में भी कुछ एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे हमारा रिविजन भी होता जाएगा। और बाकी जैसे एनसीईआरटी के अंदर ऑर्गेनिक में कई टेबल्स दी हुई रहती हैं जिनके अंदर काफ़ी सारे डेटा होते हैं, इनऑर्गेनिक में भी ऐसी टेबल्स दी हुई रहती हैं। तो उन टेबल्स के अंदर हम हर जैसे सबस्ट्रेट का या फिर किसी भी चीज़ के डेटा दे रखे हों वो सब तो याद नहीं कर सकते, पर हम उनका ऑर्डर ज़रूर बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते हैं नीट एग्जाम के अंदर। सेम इनऑर्गेनिक में भी है और इनऑर्गेनिक में कुछ ऑल्टरनेट नाम भी दिए रहते हैं और साथ में ब्लॉक केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के अंदर तो एनसीईआरटी जितनी बार पढ़े उतनी बार कम है। एनसीईआरटी का रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करना चाहिए और उसके अंदर एनसीईआरटी की हमें लाइन बाय लाइन बाय हार्ट याद होनी चाहिए क्योंकि बायो में एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है और एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन आने के चांस काफ़ी कम रहते हैं। तो हमें बायो में एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करनी चाहिए। एग्जाम हॉल में मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं पहले बायो अटेम्प्ट करती थी, फिर फिजिक्स करती थी और फिर केमिस्ट्री करती थी। और मैं मतलब ये तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से कर सकते हो। और मैं पेपर को 2 राउंड्स में करती थी। जो भी क्वेश्चंस मुझे हार्ड या फिर लेंदी लगते थे या जिनमें मैं अटक रही होती थी उनको मैं पेपर के लास्ट के लिए छोड़ देती थी कि एक बार बाकी सारे क्वेश्चंस कर लें फिर इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेंगे अगर टाइम मिला तो मैं ऐसे 2 राउंड्स में क्वेश्चंस करती थी। तो पहले राउंड में मोस्टली क्वेश्चंस हो जाते थे और फिर अगर कोई क्वेश्चन जो था जो मैंने छोड़ा था वो अगर मेरे को याद आ जाता था तो मैं उसको कर लेती थी, वरना फिर उस क्वेश्चन को छोड़ देती थी। और कुछ क्वेश्चंस रहते थे जो मैं मार्क करके रखती थी जिनमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कि इनको मैं सेकेंड राउंड में एक बार वापस से रीचेक कर लूंगी। और अगर कई बार पेपर इजी आता था तो फिर काफ़ी सारा टाइम बचता जाता लास्ट में, जैसे आधा घंटा या 1 घंटा लास्ट में मिल जाता था पेपर के बाद। तो जो सेक्शन मुझे ज़्यादा ट्रिकी लगा था जिसमें मेरे को लगता था कि मेरी सिली मिस्टेक या फिर कोई और गलती हुई होगी उसके मैं क्वेश्चन से एक बार वापस से देख लेती थी। पर कभी कभी हार्ड या लेंदी पेपर भी आ जाता था तो उस टाइम पे हमें घबराना नहीं चाहिए कि पेपर हार्ड है, लेंदी है, पूरा नहीं होगा। उस टाइम पे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास आधा घंटा बच जाता है हम क्वेश्चंस वापस देख लेते हैं। उसके चक्कर में जल्दी नहीं करनी चाहिए वरना सिली मिस्टेक्स हो सकती हैं। इससे अच्छा आप पूरा पेपर एक बार में करो चाहे, लेकिन जितने क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं वो एक बार में कर लो। ऐसे मत सोचो कि जल्दी से पेपर खत्म करके वापस से देख लूंगी क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चन वापस से तो नहीं देख सकते। इससे अच्छा एक बार में क्वेश्चन सही से करो और पेपर अगर हार्ड होगा तो वो सबके लिए हार्ड होगा। तो उस टाइम पे माइंड को काम रखना चाहिए, हार्ड पेपर से प्रेशर में नहीं आना चाहिए। रिवाइज करने के लिए जब नीट का लास्ट में 1 मंथ बचा था उस टाइम पे मैं बायो में तो पूरी एनसीईआरटी पे स्टिक हो गई थी।
पहले मैं मॉड्यूल से भी पढ़ती थी, क्योंकि जब हमारी कोचिंग में माइनर्स होते थे तो उसके अंदर तो मॉड्यूल से भी क्वेश्चन आते थे, ताकि आउट ऑफ एनसीईआरटी की भी एक बार प्रैक्टिस हो जाए। और मोस्टली क्वेश्चन नीट में एनसीईआरटी से रहते हैं, तो लास्ट के 1 मंथ में मैं एनसीईआरटी पे ही स्टिक रही, और कुछ अगर एक्स्ट्रा चीजें थी जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने एनसीईआरटी में साइड में लिख ली, ताकि रिवाइज करते टाइम मैं उन्हें भी देख सकूं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री में तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों के अंदर जैसे बायो में एनसीईआरटी की थी, वैसे ही इनमें भी एक बार एनसीईआरटी देख ली और बाकी नोट से रिवाइज कर लिया। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर उस टाइम तक मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी हो रखी थी, तो फिर मैंने फॉर्मूलाज पे और कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया कि मैं उनको रिवाइज कर लूं, क्योंकि उस टाइम तक मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो रखी थी। और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी, तो बेटर तो वैसे कोचिंग रहती है, क्योंकि वहां पे सारे सोर्सेज एक ही जगह पे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो सेल्फ स्टडी से भी नीट एग्जाम दे सकता है, क्योंकि बायो के अंदर तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। तो फिर वो खुद से अगर एनसीईआरटी को बार बार रिवाइज करेगा, उसके एक बार एनसीईआरटी समझ में आ गई, फिर उसको मतलब एक एक लाइन अच्छे से याद हो गई, तो फिर बायो के अंदर तो इतना ही चाहिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर उसको कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी, तो कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना आप ना तो अपना टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं कि आप उन 3 घंटे 20 मिनट में कैसे तीनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करेंगे, इजी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हार्ड क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। और साथ में वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें सिली मिस्टेक्स हमारी पकड़ में आ जाती हैं कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हैं। तो जितने ज्यादा हम मॉक टेस्ट देंगे, हमें उतनी ज्यादा सिली मिस्टेक्स पकड़ में आएंगी, और हम उन मिस्टेक्स को फिर बाद में जब हमारा मेन नीट का एग्जाम होगा उनमें रिपीट नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट के लिए आप तीनों सब्जेक्ट जो है उनके अंदर टाइम ऐसे डिवाइड कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट को सही टाइम मिल सके। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, और जैसे अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो फिर उसमें रिवाइज करने के लिए आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं जो आपके वीक हैं, जो आपको पहले पढ़ा दिए गए हैं, पर फिर भी आपको लग रहा है कि ये चैप्टर मेरा थोड़ा वीक रह गया या फिर मेरा अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, तो फिर आप उनको वापस से रिवाइज कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो। और बाकी जो डेली के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको तो रोज रिवाइज करना ही है, क्योंकि बैकलॉग हमें नहीं रखने, हमें कंसिस्टेंट रह के सिंसियर रह के प्रिपेयर करना है। और अपने आप को रिलैक्स करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4-5 घंटे तक हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, बाद में कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है, तो फिर उससे जो प्रोडक्टिविटी आती है वो कम हो जाती है, एफिशिएंसी नहीं बन पाती। तो फिर इसलिए हमें 4-5 घंटे इतनी देर बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा हम 2.5 या 3 घंटे का एक स्लॉट बनाएं, उसके बाद थोड़ा 5-10 या 15 मिनट का ब्रेक लें और फिर से वैसा ही स्लॉट बना के पढ़ाई करें, तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। और ब्रेक के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, जैसे आप म्यूजिक सुन सकते हो, या फिर कोई स्पोर्ट आपको पसंद है तो वो खेल सकते हो। और अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो फिर उसके साथ भी बातें कर सकते हो, क्योंकि बच्चों के साथ बातें करते टाइम तो फिर बच्चे बन के ही बातें करनी चाहिए, तो फिर माइंड उससे काफी रिलैक्स हो जाता है। और फिर जब हम वापस से पढ़ने बैठते हैं तो हमारा वैसे ही कंसंट्रेशन बनता है जैसा फर्स्ट टाइम बना था। एग्जाम हॉल के अंदर एक ये भी हमारे मन में रहना चाहिए कि हम मार्क्स के पीछे ना भागें कि हमारे कितने मार्क्स आएंगे, उसको लेके हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इससे अच्छा हम पेपर के ऊपर कंसंट्रेट करें, क्वेश्चंस के ऊपर कंसंट्रेट करें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। स्ट्रेस की वजह से हमारे मार्क्स भी कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार मूड खराब हुआ तो फिर पेपर पूरा खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें पेपर के टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इससे अच्छा हम पेपर करते टाइम ये सोचें कि जितने की हमने तैयारी की है, जितना हमने पढ़ा है, हम उसमें से अपना बेस्ट दे सके। और जितना अच्छा हमारा कंसंट्रेशन रहेगा उतनी हमारी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। सिली मिस्टेक्स को कम करने के लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कंसंट्रेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे सिली मिस्टेक्स उतनी ज्यादा पकड़ में आएंगी, तो हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, या तो हम उन्हें कहीं लिख सकते हैं हमारी कॉपी में कि हम बाद में जब भी नेक्स्ट टेस्ट देने चाहिए तब वो हम कॉपी देख लें कि हमने क्या क्या गलतियां की थी और हम वो नेक्स्ट पेपर में ना करें। या फिर नेक्स्ट पेपर में जब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि इससे सिमिलर क्वेश्चन पहले भी आया था, मैंने उसमें ये गलती की थी, अब मुझे नहीं करनी है। तो जो गलती हमारी एक बार हो गई वो हमारी एज ए टीचर हो गई कि हम उनसे सीख लिए, बस अब हमें वो गलतियां दोबारा कभी रिपीट नहीं करनी है।
और अगर कभी रिपीट करनी है तो फिर तो हमें उस पर हो रही है अगर कभी रिपीट, तो हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि ये गलती हमारी फिर से रिपीट कैसे हुई और हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। और कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते टाइम या तो एक दो वर्ड छोड़ देते हैं जिनसे हमारा आंसर फिर गलत हो जाता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं पेपर पढ़ते टाइम कि हाँ क्वेश्चन शायद इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है। इसलिए हमें क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, हमें एक एक वर्ड पे कंसंट्रेट करना चाहिए और कोई वर्ड छूट ना जाए, या फिर कोई वर्ड हम एक्स्ट्रा नहीं देख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमने अज्यूम नहीं कर ली है, वो सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, इंस्टेड हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या गलतियां हो रही हैं। अगर सिली मिस्टेक्स हो रही है तो उनको हम ऐसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, और अगर हमारा कोई क्वेश्चन है जो हमें आ नहीं रहा तो हमें देखना चाहिए कि हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्टिंग से ही वीक है, या फिर वो कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज नहीं किया इसलिए उसके क्वेश्चन नहीं हुए। अगर वो काफी टाइम से रिवाइज नहीं किया तो फिर उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अगर कोई कॉन्सेप्ट है जिसके 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उसको वापस रिवाइज करने की जरूरत है, तो उसको वापस रिवाइज करना चाहिए। और अगर कोई स्टार्टिंग से ही कमजोर है तो फिर उसको हमें डाउट पे टीचर्स से पूछ के रेक्टिफाई कर लेना चाहिए। हम अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं रिवाइज करने के लिए, पर बायो में तो मैं एनसीईआरटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगी, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर वही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए या रिएक्शंस याद करने के लिए आप नोट्स बना सकते हैं, और बायो में भी कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद करनी हो तो उसके लिए आप नोट्स बना सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी चाहिए, सिंसियरिटी मेंटेन करनी चाहिए, और हमें खुद के साथ ईमानदार रहना चाहिए। खुद को हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और साथ ही हमें स्ट्रेस फ्री रह के एग्ज़ाम देना चाहिए, तो हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं।